शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यह हमारा 5वां वीडियो है। यदि आप पूरी तरह से व्याख्या करके इन सवालों को समझते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त करने में ये सवाल आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया प्रकट करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उसे पाठ याद न करने के लिए डांटना गलत तरीका होगा। आप उसे डांटे। उत्तर गलत क्यों है उसको समझाना, जी हाँ, ये सबसे सही तरीका है। किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना, ये थोड़ा थोड़ा ठीक होगा, ज़्यादा अच्छा नहीं है। गलत उत्तर को छोड़कर अन्य सवाल पूछ लेना, ये गलत तरीका होगा। तो सही हुआ उत्तर गलत क्यों है इसको समझाना। विद्यार्थी पाठ में तब भी रुचि लेंगे यदि अध्यापक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करे, गलत तरीका। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पढ़ाया जाए, ठीक ठीक। जिस ज्ञान की उनको आवश्यकता है वही ज्ञान दे, जी हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप 10वीं कक्षा के स्तर के बच्चे को 10वीं का ज्ञान दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको 5वीं का ज्ञान देने लग जाए तो वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। इसलिए उसको जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान दे, तब भी विद्यार्थी पाठ में रुचि लेगा। अंतिम है कि यह परीक्षा के लिए जो आवश्यक है ये चीजें बताया जाए। इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। आप परीक्षा सिर्फ पास करवा बैठोगे। परीक्षा पास करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। यदि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को न समझे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान चेक करना चाहिए कि क्या ये पढ़ने के योग्य थे, इस क्लास के योग्य थे। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए ये ज़्यादा सही नहीं है। एक बार फिर से उस पाठ को दोहराना चाहिए, ठीक है, जी हाँ, ऐसा यदि करें तो अच्छी बात है। पाठ को दोबारा से अधिक उदाहरणों सहित पढ़ाया जाए। दोबारा पढ़ाया जाए, अधिक उदाहरण दिए जाए, ये सबसे उपयुक्त तरीका है कि यदि पाठ बच्चों को समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा पढ़ा दे, अधिक उदाहरण दे। अगला पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अगला पाठ शुरू कर दे, ये अच्छा तरीका नहीं है। यदि विद्यार्थियों को पिछला पाठ समझ में नहीं आया है तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। जब एक अध्यापक को विद्यार्थी से पूछे गए प्रश्न का प्रत्यक्ष और ठीक उत्तर न आए तो क्या करना चाहिए? देखिए, हमेशा ज्ञान का घमंड कभी न करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आप अध्यापक है, ईश्वर नहीं। आपको हर सवाल आए ये जरूरी नहीं है, इसलिए अपने ज्ञान पर घमंड न करें। यदि आपको सवाल नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप विद्यार्थी को बता दें कि मुझे अभी इसका उत्तर पता नहीं है, मैं बाद में इसका उत्तर किसी और किताबों में देखकर आपको बता दूंगा। ये एक अच्छे टीचर की निशानी है। तो इसमें इस हिसाब से सही उत्तर हुआ कि विद्यार्थी को ये बता देना चाहिए कि वो बाद में ठीक उत्तर बता देगा। ये सबसे ज्यादा सही उत्तर है। अगर आप जैसे ब देख ले कि बोल दे कि असंबद्ध सवाल ऐसे न पूछे तो इससे बालक हतोत्साहित होगा, वो आगे और सवाल नहीं पूछेगा। कोई अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को संतुष्ट कर दे, ये गलत तरीका होगा, टीचर की गरिमा के खिलाफ होगा। विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वे पुस्तकालय में जाकर स्वयं उत्तर खोज ले, किताबों में खुद खोज ले, या कह दे गूगल कर लो। ये एक अच्छा तरीका नहीं है टीचर के लिए। टीचर को ये कहना चाहिए कि मैं किताबों में देखकर सही उत्तर आपको बता दूंगा। अगला सवाल, संप्रेषण के द्वारा हम किसका आदान प्रदान करते हैं? तो संप्रेषण के द्वारा हम सूचनाओं का, तथ्यों का, अनुभूतियों का और प्रभावों का, इन सभी चीजों का संप्रेषण करते हैं। सूचनाएं देते हैं, तथ्य डेटा सौंपते हैं, अनुभूतियां जो हमें जिस प्रकार की अनुभूतियां हुई है वो भेजेंगे, और प्रभाव उसके क्या क्या पड़े, इन सभी का हम आदान प्रदान करते हैं। इसी को संप्रेषण कहते हैं।
तो देख लीजिए, संप्रेषण में 4 चीजें हैं, सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, अनुभूतियां हैं और प्रभाव है। अगला, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना। जी हाँ, सही है। ज्ञान द्वारा तर्क शक्ति का विकास, ये सबसे ज्यादा सही है। तीसरा, सोच का विकास, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी लिखा है तो वो सबसे ज्यादा सही है, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हुआ द उपयुक्त सभी। अगला, शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है सहायक सामग्री के प्रयोग से। प्रश्नों के उत्तर लिखाकर, खाली कालांश देकर, सहायक सामग्री और अंतःक्रिया दोनों द्वारा। जी हाँ, ये ज्यादा सही है। हालांकि ये स को छोड़कर बाकी के अ और ब भी सही थे, लेकिन द सबसे ज्यादा सही उत्तर है। अगला, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराता है तो कौन सा कारण हुआ? हालांकि आपकी जो लक्ष्य गाइड है उसमें उत्तर लिखा है उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते हैं। मुझे ये उत्तर अच्छा नहीं लगा। हो सकता है, हालांकि वो बड़े बड़े विद्वान किताब को लिखते हैं लेकिन मिसप्रिंट हो जाता है, तो मैं आशा करता हूं कि ये शायद उत्तर मिसप्रिंट है। मेरे अनुसार इसका उत्तर ये होगा कि वे पढ़ने के महत्व को नहीं जानते, इसलिए ये उत्तर ज्यादा सही है। अगला, जैसे शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते, तो शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते तो कुछ एक बच्चे जी क्यों चुराते? सभी चुराने चाहिए। घर पर कोई नहीं पढ़ाता, घर पर तो बहुत से बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, वो तो जी चुराते नहीं है। वर्तमान वातावरण में पढ़ने से कोई लाभ नहीं, तो बाकी वाले बच्चे पढ़ क्यों रहे? इसका मतलब जो बच्चा जी चुरा रहा है वो पढ़ने के महत्व को नहीं समझता, इसलिए अ सबसे ज्यादा सही। बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को आप किस प्रकार की सलाह देंगे? छात्रों को मुख्य प्रश्न बता देंगे, एक अच्छा तरीका नहीं है टीचर के लिए। सामान्य रूप से पढ़ने को कहेंगे। हाँ, सामान्य रूप से कहे तो आप कुछ कुछ ठीक है। अच्छी तैयारी की प्रेरणा देंगे, सबसे ज्यादा सही। और टीचर के उपयुक्त तरीका यही है कि बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को आप कहे कि आप अच्छी तैयारी कर लें। ट्यूशन करने की सलाह देंगे, ये तो आपका स्वार्थ हो गया, इसलिए ये सही नहीं होगा। अगला, यदि कोई छात्र आपके पास आकर आपके साथी अध्यापक की बुराई करता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? छात्रों को और अधिक प्रोत्साहित करेंगे? जी नहीं, एक गलत तरीका होगा। आप भी अध्यापक की बुराई छात्रों से करेंगे, बिल्कुल भी गलत तरीका होगा। उसे बुराई करने से मना करेंगे, उसे समझाएंगे कि देखिए कमियां सब में होती है। उस टीचर में हो सकता है कमियां हो, लेकिन उसे ठीक किया जा सकता है। इतना बुरा वो नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये बात आप उस छात्र से कहें। अंतिम उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि टीचर का ये कर्तव्य है कि वो छात्रों की हर बात पे ध्यान दे। तो इसका सबसे उपयुक्त जवाब है। यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? तो शिक्षण सहायक सामग्री टीचर स्टूडेंट की सहायता से निर्मित करे, ये सबसे उपयुक्त उदाहरण होगा। तो यहां देखिए, इन ऑप्शंस में स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, ये सबसे ज्यादा सही सवाल है, सही जवाब है। शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो अगले ऑप्शन अपन देखते हैं। बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे, ये एक शिक्षक की को शोभा नहीं देता। दूसरा, आप इनकी परवाह ही नहीं करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे, कोई मतलब नहीं है, आप क्यों करें उच्च अधिकारियों से शिकायत, सहायक सामग्री खुद बना ले। अगला, समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे? उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगला, उनको स्कूल आने के लिए कहेंगे। देखिए, आप समाज के सारे लोगों को स्कूल हर समय बुलाओगे तो आपकी कक्षाएं बर्बाद हो जाएगी, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए हर समय आप उनको स्कूल नहीं बुला सकते। दूसरा, उन्हें शैक्षिक फिल्म देखने के लिए कहेंगे, इससे कोई साक्षर नहीं होगा। उनको ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे। यदि आप ट्यूशन के लिए उनको प्रेरित करेंगे, ये आपका स्वार्थ हो गया। इसलिए सबसे सही उत्तर है स। एक शिक्षक निम्नलिखित में कौन सी बात या कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? शिक्षक का काम है शिक्षण की अच्छी अच्छी विद्या खोजना, तो सबसे ज्यादा शिक्षक के लिए उपयुक्त है शिक्षण विद्या की पुस्तक। उसके बाद होगी सामान्य ज्ञान की पुस्तक, फिर मानसिक योग्यता की पुस्तक, और अंत में गीता भी उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी शिक्षण विद्या की पुस्तक। आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों? देखिए, टीचर की पसंद हमेशा वो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में होशियार होते हैं। द्रोणाचार्य को अर्जुन सबसे प्रिय था, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा जो पढ़ने में सबसे होशियार हो और वो टीचर का नाम उज्जवल करे। ऐसे टीचर हमेशा ऐसे बच्चे को पसंद करेंगे। अगला, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? देखिए, प्रौढ़ शिक्षा पर सरकारी और प्राइवेट समितियां दोनों का अधिकार होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा सरकारी के भी अंडर में होनी चाहिए, गैर सरकारी जो एनजीओ और दूसरे का कार्य कर रहे समितियां, उनके अंडर में भी होनी चाहिए। इस प्रकार प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला, छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में नहीं आया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, ये तो आपकी जिद हो गई, ऐसा टीचर को शोभा नहीं देता। अगला, छात्रों को फिर से पढ़ने के लिए कह देंगे कि आप खुद पढ़ लो, तब तो फिर आपकी जरूरत ही नहीं थी, वो पहले ही खुद पढ़ लेते। छात्रों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये टीचर की गरिमा के खिलाफ है। अगला, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? देखो, मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा तो होता ही है, समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा भी होता है। समाज द्वारा होना चाहिए या शिक्षार्थियों के द्वारा होना चाहिए? होना चाहिए पूछा है, किसके द्वारा हो रहा है ये नहीं पूछा। तो शिक्षार्थियों के द्वारा, यानी उसके पढ़ाए हुए बच्चे कितने योग्य नागरिक बने या राष्ट्र निर्माण में उसका क्या योगदान है, तो उसके शिक्षार्थी कैसे हैं, इस बात को देखना चाहिए, और यही शिक्षक का सबसे उत्तम मूल्यांकन होगा। यहाँ देखिए चाहिए पूछा है, तो किसके द्वारा होना चाहिए? उसके शिक्षार्थियों द्वारा, कि उसने कैसे शिक्षार्थी तैयार किए। अगला, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करें? देखो, सभी स्तर की योग्यता के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही पढ़ाना हर टीचर पसंद करेगा, यानी मिश्रित योग्यता, जिसमें कमजोर भी हो, श्रेष्ठ भी हो और औसत भी हो, सभी प्रकार के बच्चे हो, तो एक टीचर उनको पढ़ाना पसंद करेगा। अगला, अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? अध्यापन ट्रेनिंग का। देखिए, अध्यापन ट्रेनिंग यानी टीचर ट्रेनिंग करने के बाद भी कई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा सकते, तो ये इसका सिर्फ परिणाम हो ये जरूरी नहीं है। अनुभव का, बहुत ज्यादा अनुभवी टीचर भी बहुत अच्छा अध्यापन कर रहे हो ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। अगला, विषय वस्तु पर अधिकार हो और सबसे अच्छा संप्रेषण हो। देखिए, दोनों बातें हो गई। एक टीचर का अपनी विषय वस्तु पर तो अधिकार है ही, साथ ही वो अच्छा संप्रेषण यानी बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान बच्चों तक पहुंचा रहा है, बच्चे उस बात को समझ रहे हैं, उसको संप्रेषण कहते हैं। तो ये दोनों बातें हैं तो सबसे अच्छा अध्यापन हो रहा है। अगला, बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सही उत्तर है विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या मतलब है भाई? इनके द्वारा विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत पड़ती है, शोध की आदत पड़ती है, बच्चे स्वयं उसको करके सीखते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तर ये सही हो गया।
अगला, स्कूल के कार्य की पूर्ति, नहीं, गलत। खाली समय का सदुपयोग, खाली समय कोई होता ही नहीं है। अगला, विद्यार्थियों को जिम्मेदारी का एहसास, ठीक ठीक। अगला, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जाते हैं? सुबह की प्रार्थना द्वारा, जी हाँ ठीक है। उसका व्याख्यान देकर, ठीक ठीक है। पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाए तो विद्यार्थियों में नैतिक शिक्षा से नैतिक मूल्य पैदा होंगे। इसलिए पाठ्यक्रम में यदि शामिल है तो सबसे ज्यादा सही होगा। महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है स। अगला, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? मानवीय संसाधनों पर सबसे ज्यादा, जी हाँ। यदि मानवीय संसाधन अच्छे हैं तो राष्ट्र का विकास तय है। वन साधनों पर जरूरी नहीं है। में ऐसे कई अफ्रीका के राष्ट्र है जो वन संपदा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ। खनिज पदार्थ अफगानिस्तान में बहुत है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। भौतिक साधन झारखंड में बहुत है, लेकिन झारखंड का विकास नहीं हुआ। इसलिए राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? अच्छे मानवीय साधनों पर। अगला, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखिए, यदि कोई काम ऐसा हो रहा है तो आप उसका कारण जानें, कारण जानकर उसका निवारण करने की कोशिश करें। ये हमेशा दूसरी तरह के सवाल आते हैं, तो उसमें भी आप यदि ये सवाल जवाब आता है कि कारण जानने का प्रयत्न करेंगे तो सबसे ज्यादा सही होगा। अगला, अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, पाठ्यक्रम का मतलब है कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी और कॉलेज। तो यहां देखिए, पाठ्यक्रम इन सभी के लिए है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कौन सा होता है? स्कूली पाठ्यक्रम। अध्यापक केंद्रित आजकल पाठ्यक्रम नहीं होते। समाज केंद्रित पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उत्तर हुआ समाज केंद्रित। राष्ट्र केंद्रित, हाँ ठीक ठीक है, लेकिन सबसे सही उत्तर है समाज केंद्रित। अगला, विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार। इससे क्या है कि कमजोर बच्चा भी साथ चल सकेगा और मेधावी बच्चा भी साथ में काम कर सकेगा। अगला, भाषा किसका माध्यम है? विचारों के सत्र का, ठीक ठीक। सहज अभिव्यक्ति का, सबसे ज्यादा सही। भाषा के द्वारा सहज अभिव्यक्ति हो सकती है। अगला, अच्छे परस्पर संबंधों का, ये भाषा के बिना भी हो सकते हैं। जैसे दो गायें हैं, उनमें अच्छे संबंध है, पास पास ही बैठती है, एक दूसरे को चाटती रहती है, तो उसमें परस्पर संबंध है, वहां भाषा कहाँ है? अगला, सामाजिक आदान प्रदान का, ठीक है, सामाजिक आदान प्रदान में भी भाषा का काम आता है, लेकिन बिना भाषा के भी हो जाता है सामाजिक आदान प्रदान। अगला, विचारों के सत्र का, ये ठीक है। सबसे ज्यादा है सहज अभिव्यक्ति, यानी हम अपनी बात दूसरे को सहज रूप से कह सके, ये भाषा से ही संभव है। यदि आप कहोगे कि भाषा के बिना भी कह सकते हैं, जी हाँ कह सकते हैं। आप बिना बोले भी किसी को बात समझा सकते हैं। जैसे बच्चे को डांटना है, आप आंखें दिखाकर बिना बोले भी उसको ये बात समझा सकते हैं कि आप उससे नाराज हैं। जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चे को सहज रूप से समझाना है तो आप भाषा में समझाओ, बेटा ऐसा मत करो, तो वो ये बात आसानी से समझ जाएगा। इसलिए भाषा माध्यम है सहज अभिव्यक्ति। कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है? कार्यशील मॉडल, जी हाँ ठीक ठीक है। साल्ट, हाँ है। प्रोजेक्टेड, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सहायक सामग्री होती है हमेशा, प्रोजेक्ट। अगला, सीधा अनुभव, हाँ ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सहायक सामग्री हमेशा से रही। अगला, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से,
ठीक ठीक, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, ना दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा। हाँ ठीक ठीक, नाटकीय तरीके से। जी हाँ, ये सबसे सही होगा। यदि भूल सुधार है तो भूलो और उस भूल को वापस सुधार करो। आपने जो गलत किया है, नाटकीय तरीके से उसका उत्तर मिलना चाहिए। जैसे ही उसको ये उत्तर मिलता है, उसे पता चलेगा कि मैंने भूल की है और उस भूल को वो कैसे सुधार सकता है। तो ये सबसे उत्तम तरीका है नाटकीय सुधार। अगला, आप अध्यापक या अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, अध्यापक या अध्यापिका बनने में विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, इसलिए बनना चाहते हैं। बाकी के ऑप्शंस देखिए, माता पिता अध्यापक अध्यापिका है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कोई नौकरी नहीं मिल रही है, ये भी ठीक ठीक हो सकता है। परिवार में अध्यापक अध्यापिका है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति दूसरा रोजगार भी तो कर सकते हैं। तो यदि कोई अध्यापक या अध्यापिका बना है तो इसका मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों को पढ़ाने में उसकी रुचि है। अगला एक देखो, दूसरी कोई नौकरी नहीं मिली। यदि ये सवाल पहले पूछा जाता था कि आप बीएड क्यों करना चाहते हैं, बीएड क्यों करना चाहते हैं, तो इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर था कि और कोई नौकरी नहीं मिली। ध्यान देना। लेकिन यदि आपसे पूछा कि आप अध्यापक अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं, तो आप ये उत्तर दें, और बीएड क्यों करना चाहते हैं तो आप ये उत्तर दें, क्योंकि दूसरी कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए बीएड की। अगला, व्यवहार में असामान्यता का कारण क्या है? देखो, कभी कभी बच्चों का व्यवहार असामान्य हो जाता है। ऐसा असामान्य व्यवहार क्यों हुआ? बार बार का असंतोष, जी हाँ, ये कारण हो सकता है। महत्वाकांक्षा की अपूर्णता, ये भी हो सकता है। अधिकारी वर्ग से टकराव, ये नहीं हो सकता। मनोशारीरिक विकृति, देखिए ये सबसे बड़ा कारण है। यदि मन और शरीर की विकृति है तो व्यवहार में असामान्यता होगी। ये असामान्यता का मुख्य कारण है, मन और शरीर। अगला, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? देखिए, पाठ्यक्रम में संशोधन होना चाहिए। जी हाँ, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा जरूरत है पाठ्यक्रम में सुधार की। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार वैसे हो चुका है पहले से ही। और शिक्षा का व्यवसायीकरण शिक्षा का कर देने से कोई फायदा नहीं है। और शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। कंप्यूटर का प्रयोग करने के बजाय अच्छे टीचर या टीचर को ज्यादा ट्रेन करे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम में सुधार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान प्राप्त न करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है? देखिए, उन्होंने दो बातें कही। एक तो पढ़ाना, उन्होंने कहा पढ़ाना। दूसरा कहा स्वयं ज्ञान प्राप्त करना। दो बातें कही। तो एक टीचर के लिए जरूरी है कि वो स्वयं अध्ययन करवाए और अध्यापन करवाए। ये दो बातें यहाँ हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा सही उत्तर है स। अगला, अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है? ये रस्म अदायगी है? रस्म अदायगी तो नहीं है, उनको प्रोत्साहित करना है। हाँ ठीक ठीक है, दिखावा है, गलत बात है। उनको सम्मान देना है, ये सबसे सही बात है। टीचर को राष्ट्र निर्माता कहना एक टीचर को सम्मानित करने के बराबर। शून्य किस देश की देन है? जी हाँ, शून्य भारत ने दिया था और ये विश्व को भारत की सबसे बड़ी देन है। इससे पहले आपने संख्याएं देखी होगी, 1 2 3 4 ऐसे रोमन में लिखी जाती थी, फिर 5, फिर 6,
फिर से इसे 11, 12, 13 ऐसे लिखते थे, लेकिन 9 और 9 के बाद में शून्य लाके वापस 1 को 10 बना दिया। ये खोज भारत की थी और ये बहुत बड़ी खोज थी। इससे बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत छोटे रूप में लिखना संभव हुआ और क्रियाएं, जो गणितीय क्रियाएं थी, वो बड़ी सरल हो गई। इसलिए शून्य का ऋण विश्व पर भारत का हमेशा रहेगा। एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि इससे बच्चों को ज्ञान जो बच्चों ने ग्रहण किया है उसको जांचने में ये सहायक है। इसलिए एक पाठ योजना बनानी चाहिए। पाठ योजना में क्या होता है? विभिन्न प्रश्नों का संकलन, क्या पढ़ाना है वो, और उसको प्रश्नोत्तर विधि में संकलन है। तो ये बच्चों का स्तर जो ज्ञान ग्रहण किया है उसको जांचने में सहायक है। इसलिए पाठ योजना इसमें महत्वपूर्ण। अगला, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम का अर्थ है कि विषय वस्तु संबंधी सब क्रियाएं और सारा अनुभव, इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम। बाकी देखिए, पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम, विषय वस्तु, मूल्यांकन के तरीके, ये तीनों इसके छोटे भाग हो गए। बड़े वृहद तरीके से ये द है, इसलिए द सबसे उपयुक्त है। बच्चों में सीखने की क्रिया कब गहनतम होती है? जब उनको क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को करके सीखना, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं करके सीखना। ये यदि बच्चा इस विधि से पढ़ेगा तो सबसे ज्यादा सीखेगा। समस्या समाधान, ये महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब उन्हें स्वयं करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे, आप स्वतंत्र छोड़ दे फिर आपका कोई मतलब ही नहीं रहा। टीचर हट गया बीच से, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर भी बीच में होना चाहिए। अच्छे से अच्छा करने के लिए बाध्य करना, बाध्य करने वाली शिक्षा प्रणाली प्राचीन थी, अब वैसी नहीं रही। इसलिए सबसे उपयुक्त है क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना। अगला, अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए? तो देखिए, कम शारीरिक श्रम होता है, ऐसा तो नहीं है। अधिक छुट्टियां और कम कार्य समय, यदि आप ऐसा सोच के टीचर बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही गलत बात होगी। अगला, अध्यापन एक उत्तम और ईमानदारी का व्यवसाय है। जी हाँ, है। अध्यापन सबसे उत्तम कार्य है और ईमानदारी का कार्य है। अगला, अध्यापन पूरी जिंदगी सीखने और बौद्धिक विकास का अवसर प्रदान करता है। जी हाँ, ये भी करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये उत्तम कार्य है और ईमानदारी का कार्य है।